आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ। तो आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो मंगेश बनीबाई काशीराम रैपाड़ द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पर मतलब बेहद प्रभावशाली लेख है। इसका विषय है राजनयिक ताकत और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा। और ये लेख कोई पुरानी बात नहीं कर रहा है, ये हाल ही की एक बहुत ही ज्वलंत घटना पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा। ये वर्तमान में जो इजराइल और ईरान के बीच का भीषण युद्ध चल रहा है ना, हाँ। ये उसी पृष्ठभूमि में घटी एक बहुत ही विशिष्ट घटना है। हाँ, और हमारी आज की इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमें ये समझना है कि कैसे एक युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच फंसे नागरिकों का भाग्य, उनका जीवन या मृत्यु उनके देश की कूटनीति से तय होता है। एग्जैक्टली और ये भी कि स्रोत के लेखक इस पूरी घटना को देश की बढ़ती ताकत से कैसे जोड़ते हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशाल व्यापारिक जहाज है। अचानक उसे हथियार बंद नौसैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। एक बहुत ही भयानक दृश्य। हाँ, मतलब आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं। दो ताकतवर देशों के बीच एक भीषण युद्ध अपने चरम पर है। जहाज पर कब्जा हो चुका है, सारे संचार संपर्क काट दिए गए हैं। यानी जो लोग अंदर हैं उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। अपहरणकर्ता उस जहाज के चालक दल के पासपोर्ट चेक करते हैं और भू राजनीति का पूरा खेल जो अब तक गोलियों और धमाकों से चल रहा था, वो अचानक एक पल के लिए रुक जाता है। जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सही कहा। एक ऐसा पल जहां सक्रिय युद्ध क्षेत्र में हथियारों से ज्यादा ताकत एक छोटे से नीले दस्तावेज की हो जाती है। और यही बात इस पूरी घटना को इतना खास बनाती है। हाँ, तो इस कूटनीतिक जीत की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें उस जमीनी हकीकत और उस संकट को समझना होगा जिसने इस घटना को जन्म दिया। बिल्कुल, हमें उस संदर्भ को देखना होगा। तो स्रोत के अनुसार ईरान ने एक इजरायली नौसेना से जुड़े जहाज का अपहरण कर लिया था। जी, ये एक तथ्य है। इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव है उसी के चलते ये हुआ। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि उस अपहरित जहाज में 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं। और यहीं से सारी स्थिति बदल जाती है। मतलब ये तो किसी हाई स्टेक्स हॉस्टेज थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है मुझे, जहां दो कट्टर दुश्मन लड़ रहे हैं लेकिन अचानक एक तीसरे देश के नागरिकों की मौजूदगी आ जाती है। हाँ, और इससे पूरा समीकरण ही पलट जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब अपहरणकर्ताओं को अचानक पता चलता है कि उनके कब्जे में किसी तीसरे तटस्थ देश के नागरिक हैं, तो युद्ध की स्थिति में ये कितना बड़ा तनावपूर्ण क्षण होता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्थिति किसी भी सैन्य रणनीतिकार के लिए सबसे जटिल पहेली होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था तो ईरान द्वारा उस जहाज को कब्जे में लेना एक विशुद्ध रूप से सामरिक कदम था। मतलब अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल। युद्ध के दौरान दुश्मन की संपत्ति पर कब्जा करना एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमित युद्ध का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। दुश्मन का मनोबल तोड़ने का तरीका। राइट, सही कहा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां 17 भारतीय नागरिक हैं, तो ये केवल एक संपत्ति का नुकसान नहीं रह गया। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई होगी। एग्जैक्टली। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बिसात पर यह एक बेहद संवेदनशील चाल बन गई। युद्ध के नियमों के बीच ऐसी स्थिति बहुत नाजुक होती है। मतलब अगर कुछ भी गलत होता तो बात बहुत बिगड़ सकती थी। जी हाँ, एक छोटी सी गलती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का दायरा बहुत बढ़ा सकती थी। इसे अनइंटेंडेड एस्केलेशन या अनइंटेंडेड वृद्धि कहते हैं। अच्छा, तो आप पहले से एक दुश्मन से लड़ रहे हैं, आप किसी दूसरे शक्तिशाली देश को इस लड़ाई में नहीं खींचना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। ईरान किसी भी कीमत पर भारत जैसे बड़े देश के साथ एक नया मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा। ये बात तो है। लेकिन यहाँ से जो हुआ स्रोत के अनुसार वो मुझे सबसे अहम हिस्सा लगता है। हाँ, वो हिस्सा जहां हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। जी, जहाज पर भारतीयों की मौजूदगी के संकट से हम इस बात पर आते हैं कि इसका समाधान कैसे निकाला गया, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था। बहुत ज्यादा। शोध बताता है कि जैसे ही ईरानियों को ये पता चला, ईरान के विदेश मंत्री ने तुरंत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। एक सीधा संपर्क जो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ,
और ईरान ने भारत को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहें, उनके सभी 17 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भारत उन 17 भारतीयों से मिलने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज सकता है। एक आधिकारिक दल वहां जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, ईरान खुद इस मुलाकात की व्यवस्था करेगा। मतलब, तो इस सब का क्या मतलब है? ये कोई सामान्य कूटनीति नहीं है। वही तो मैं यही सोच रही थी कि एक देश जो युद्ध में उलझा हुआ है वो न केवल दुश्मन के जहाज को कब्जे में लेता है, बल्कि अपनी लड़ाई रोककर एक तीसरे देश को फोन करता है। जी, और उन्हें जहाज पर आने का न्योता भी देता है। मतलब ये तो एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा लगता है ना। कोई भी इसे देखकर हैरान रह जाएगा। बिल्कुल हैरान रह जाएगा। और मैं बताऊं, ये घटना आधुनिक कूटनीति के एक बिल्कुल नए स्तर को दर्शाती है। अच्छा, इसे आप नए स्तर की कूटनीति क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बचाव का या रेस्क्यू का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि एक हमलावर देश भी दूसरे देश यानी भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। यानी वे भारत को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहते थे। सही बात है। और भारतीय अधिकारियों का उस अपहृत जहाज पर जाना, जैसा कि स्रोत में जिक्र है, भारत की कूटनीति का एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, क्योंकि एक अपहृत नौसैनिक जहाज तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील जगह होती है ना। एग्जैक्टली। वहां ईरान के सैनिक मौजूद हैं, खुफिया दस्तावेज हो सकते हैं। वहां किसी विदेशी को बुलाना बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाया। जी, ईरान ने यह तय किया कि सैन्य गोपनीयता के जोखिम से कहीं ज्यादा जरूरी भारत के साथ अपने रिश्ते बचाना है। तो ईरान द्वारा दिखाई गई इस असाधारण कूटनीतिक पहल के बाद चर्चा स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ती है कि स्रोत के लेखक इस बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ का जो नजरिया है वो बहुत ही स्पष्ट है कि घरेलू राजनीति से जुड़ा है। हाँ, और उनका संदेश बहुत ही सीधा है। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी। वे कहते हैं कि एक योग्य और सशक्त सरकार चुनें ताकि आप पृथ्वी पर कहीं भी हों, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र के बीच में भी, तो आप सुरक्षित रहें क्योंकि आप भारतीय हैं। और अंत में वो जय हिंद भी कहते हैं। जी, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, चूंकि यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की सरकार चुनने की राजनीतिक बात कही गई है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए लेखक के विचारों को समझना है। एग्जैक्टली। हम केवल ये निष्पक्ष रूप से विश्लेषित कर रहे हैं कि लेखक कूटनीति और घरेलू राजनीति को आपस में कैसे जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये विश्लेषण अकादमिक नजरिए से बहुत दिलचस्प भी है। तो इसी से मेरा एक सवाल है, क्या एक व्यक्ति का पासपोर्ट युद्ध के मैदान में सचमुच एक अदृश्य कवच में बदल जाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या विदेश नीति और हमारे घरेलू चुनाव वाकई इतने गहराई से जुड़े हुए हैं जैसा कि लेखक दावा कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो लेखक का मूल तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रभाव सीधे तौर पर उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। यानी अगर देश का नेतृत्व मजबूत है तो उसका असर बाहर भी दिखेगा। हाँ, इसे राजनीति विज्ञान में अक्सर डेमोक्रेटिक डिटरेंस या लोकतांत्रिक निवारण कहा जाता है। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक डिटरेंस कैसे काम करता है? दुनिया का कोई भी देश अलग थलग काम नहीं करता। हर देश की खुफिया एजेंसियां लगातार ये देखती रहती हैं कि सामने वाले देश में राजनीतिक स्थिरता कितनी है। मतलब वे देखते हैं कि सरकार कितनी मजबूत है। बिल्कुल। अगर किसी देश में कमजोर या अस्थिर सरकार है तो विरोधी देश सोचता है कि ये कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। समझ रही हूँ। यानी वे प्रतिक्रिया देने में देरी करेंगे। जी, लेकिन अगर सरकार सशक्त है, जिसके पास पूर्ण बहुमत है, तो वो बहुत तेजी से और कड़े कदम उठा सकती है। आर्थिक प्रतिबंध लगाना या कूटनीतिक बहिष्कार करना, इस तरह के कदम। हाँ, और यही वो निवारण या डिटरेंस है। ईरान को पता था कि अगर इन 17 भारतीयों को कुछ भी हुआ तो भारत सरकार तुरंत एक बहुत बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया दे सकती है। अरे वाह, तो इसी डर या सम्मान ने उस नीले पासपोर्ट को एक ढाल बना दिया। एग्जैक्टली। यही लेखक का मुख्य बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश की छवि आम नागरिकों के जीवन और मौत का सवाल तय कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जब वोट देते हैं तो हम सिर्फ अपने मोहल्ले की सड़क के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी सुरक्षा के लिए भी वोट दे रहे होते हैं।
ये एक बहुत ही रोचक नजरिया है सोचने का। लेकिन क्या सिर्फ एक मजबूत छवि होना ही काफी है? मेरा मतलब है, भारत ने तो इजराइल और ईरान दोनों के साथ अपने संबंध बनाकर रखे हैं ना? हाँ, और ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे हम सामरिक स्वायत्तता कहते हैं। यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, बिल्कुल किसी एक पक्ष की तरफ न झुकना। बिल्कुल। भारत ने मध्य पूर्व में किसी एक गुट का अंधा समर्थन नहीं किया है। ईरान जानता है कि भविष्य में कूटनीतिक रास्तों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तो ये सिर्फ भारत के पलटवार का डर नहीं था, बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत भी थी। सही कहा, दोनों चीजें एक साथ काम कर रही थीं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। हाँ, काफी सारे अहम पहलुओं पर हमने बात की है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अपहृत वो जहाज, 17 भारतीयों की सुरक्षा के लिए ईरान का वो सीधा आश्वासन, हॉटलाइन पर बातचीत, और उस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की पूरी व्यवस्था। जी, और साथ ही इस पूरी घटना को भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति और एक सशक्त सरकार की आवश्यकता से जोड़ने वाले लेखक के विचारों को भी हमने समझा। और ये भी कि कैसे घरेलू राजनीति का असर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पड़ता है। बिल्कुल, और मैं श्रोताओं को ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये विषय सिर्फ भू राजनीति के जानकारों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने देश से बाहर कदम रखता है। एग्जैक्टली, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई काम के लिए, या सिर्फ छुट्टियां मनाने। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि वैश्विक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को कैसे सुरक्षित या असुरक्षित कर सकती हैं। हाँ, आपका पासपोर्ट सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, वो आपके देश की ताकत का प्रतीक है। बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, जाने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जो आप छोड़कर जाना चाहेंगे? एक अंतिम सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर भविष्य में नागरिक सुरक्षा और पासपोर्ट की ताकत ही सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार बन जाए। अरे बाप रे! मतलब आप कह रहे हैं कि कूटनीति के पैमाने ही बदल जाएं। हाँ। क्या आने वाले समय में देश युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों का चुनाव पुरानी विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर करेंगे कि कौन सा देश उनके नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकता? अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही उत्तेजक विचार है। मतलब इवैक्यूएशन की क्षमता ही सबसे बड़ी कूटनीति बन जाए? बिल्कुल। क्या भविष्य में विचारधारा की जगह नागरिक सुरक्षा गठबंधन ले लेंगे? ये सोचने वाली बात है। सच में, ये एक ऐसा नजरिया है जिस पर जरूर मनन करना चाहिए। श्रोताओं के लिए ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जी, भविष्य की विश्व व्यवस्था को देखने का ये एक बिल्कुल नया तरीका हो सकता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ ही हम आज की अपनी इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर लौटेंगे।